नंबर का रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उसके पहले एक और पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सेम वैसा ही है। तो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जब डिस्टेंस निकालना सीख जाएंगे तो फिर रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सीधे आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे और उनके मिड की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी होगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी let the two complex number be z1 equal to x1 plus iy1 z1 equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये z1 गिवन है, जिसको हमने a पॉइंट दे दिया, नेमिंग कर दी इसकी, और ये b है z2। तो इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 कॉमा y1। याद होगा ऑर्डर्ड पेयर में हमने इस तरह का काम किया था कि रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट, और इसके क्या हो जाएंगे? x2 कॉमा y2। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में था ये, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको 1 माइनस 2 करके भी लिख सकते हैं, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर की मिड की डिस्टेंस अगर हमें ए बी निकालनी है तो ए बी इक्वल टू फार्मूला हो जाता है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1 का मॉडुलस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे वेक्टर में तुम्हें याद होगा, वेक्टर तुमने फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, अभी मैथ्स में तो 12th में पढ़ेंगे। ये इस तरह का ए बी वैक्टर है तो बी माइनस ए कर देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो उसी तरीके से अगर हमें ए बी निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो z1 माइनस z2 कर सकते हो या तो z2 माइनस z1 कर सकते हो, दोनों ही चलने वाले हैं। तो जब भी कभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के मिड की डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये दोनों सेम कैसे हैं तो उसको देख लेते हैं, ज़रा देखो कैसे सेम है, अभी पता चल जाएगा कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है। ये z1 और z2 की ज़रा वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 इक्वल टू है x1 प्लस iy1 माइनस x2 प्लस iy2 है, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये हो गया x1 माइनस x2 और प्लस iy1 माइनस y2, ऐसे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, तो x प्लस आई वाई का फॉर्म दिख रहा है या a प्लस आई बी का फॉर्म दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि डिस्टेंस फार्मूला ही है, ये कुछ नया काम नहीं है। z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1 का मॉडुलस सेम होगा, वो दोनों सेम होंगे कि z1 माइनस z2 इक्वल टू z2 माइनस z1, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। z1 माइनस z2 बात अलग है और z2 माइनस z1 बात अलग है, लेकिन जब उनके मॉडुलस की बात होगी तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। इन दोनों का मॉडुलस सेम होने वाला है। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि डिस्टेंस फार्मूले में जब भी कभी z1 और z2 हमको गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब आ जाते हैं अपनी रोटेशन में कि रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और वो कह देगा कि उसको अल्फा एंगल पे रोटेट करा दिया गया, उसको अल्फा एंगल पे घुमा दिया गया। तो अब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ ऐसा काम हम आज करने वाले हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, एक एंगल पे उसको रोटेट कर दिया जाएगा, तो फिर जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है कि उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब उसमें रोटेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मैथमेटिशियन थे कोनी, तो धोनी से जैसे धोनी थे वैसे कोनी है, तो कोनी ने जो है अपनी रोटेशन थ्योरम दी थी, तो उसी को लिख लेते हैं रोटेशन। पहले तो लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। तो ये तो हमारा आर्टिकल हो गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन किसी एक एंगल पे। और जो इसमें उन्होंने दिया था उनका नाम क्या था, वो लिख लेते हैं कोनी रोटेशन थ्योरम। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन जेई के मेंस और एडवांस दोनों में पूछे गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है, और बहुत इजी है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। कुछ नई चीज़ें होती हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक दो क्वेश्चन तक, उसके बाद फिर हम पकड़ लेते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है और फिर हम भागना चालू कर देते हैं। तो अब क्या है रोटेशन, कैसे करेंगे रोटेशन वो देखते हैं। तो हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, लिख लेते हैं इफ़ Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, Z1, Z2 और Z3 जो है आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, डिस्क्राइब इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी मैं बताता हूँ कि क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों से कर सकते हैं। अभी मैं एंटी क्लॉक लेके चल रहा हूँ, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एंटी क्लॉक ही चले, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से चलेंगे। अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया हुआ है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे कि हम दोनों में जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम एंटी क्लॉक ही जाएँ, लेकिन हम एक कोई थ्योरम पकड़ लेते हैं तो फिर उसी से रिलेटेड काम करते हैं। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है जब हम दोनों में जाते हैं तो, लेकिन जब हमारी मजबूरी होगी तब हम दोनों में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई फिक्स है कि नहीं भाई एक ही से चलना है। तो ये हमारे पास एक ए हो गया जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम Z1 है, और ये एक हो गया बी पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर Z2 रखा हुआ है, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट, यहाँ पर Z3 रखा हुआ है। ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, ये एक ट्रायंगल ABC हमको मिल गया। एंटी क्लॉकवाइज में गए तो A आया, फिर B आया, फिर C आया। कैसे भी ले सकते हैं पोजीशन, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी अभी हम दोनों में चलेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक सब में घुमा डालेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये एंगल हमने लेट कर लिया कि यहाँ से जो ये वाले का एंगल है एक्स एक्सिस से, इसका जो एंगल है इस AB का जो एंगल है वो θ1 है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ1 है, और यहाँ से यहाँ तक का इस AC का जो एंगल है वो क्या है, θ2 है। ये यहाँ से यहाँ तक, चूँकि हम एक्स एक्सिस से एंगल मेज़र करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा नीचे भी ले आएंगे, ए को एक्स एक्सिस पे ला के डाल देंगे तो भी ये θ1 एंगल हो गया। AB का एंगल एक्स एक्सिस से θ1 है और AC का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से θ2 है। तो ये एंगल कितना होगा, ये तो ये एंगल θ2 माइनस
θ1 और इसको एक इजी एंगल लेट कर लेते हैं कि वो एंगल अल्फा है। θ2 माइनस θ1 को हम बाद में अल्फा लिख देंगे, ठीक है। θ2 माइनस θ1 भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर देंगे बाद में अल्फा लेट कर लेंगे कि वो एक छोटा सा एंगल अल्फा है। बार बार हमको इतना बड़ा एंगल नहीं बोलना पड़ेगा, तो हम बोल देंगे कि वो अल्फा है। तो अब देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, उसको जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू मॉड z और लिखते हैं r हो गया cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। या फिर इसको r के टर्म में लिखते हैं तो लिख देते हैं मॉड z या मॉड r e टू द पावर i थीटा, ऐसे लिख देते हैं। तो यानी कि z को हम मॉड z करके और e टू द पावर i थीटा में ऐसे हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पर मॉडुलस मैंने गलत लगा दिया है, यहाँ पर नहीं होगा मॉडुलस ना, z इक्वल टू मॉड z हो जाएगा r e टू द पावर i थीटा। इसी को हम पोलर फॉर्म या इलर्स फॉर्म बोलते हैं। तो आप जरा ये बताओ कि अगर मैं z के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, तो जैसे मुझे अगर AB जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। तो AB जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका A पार्ट है, A की वैल्यू है Z1 और B की वैल्यू है Z2। तो जब हम AB की बात करेंगे तो AB हो जाएगा Z2 माइनस Z1, ठीक है ना। तो हम इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं कि AB को मैं क्या लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ AB e टू द पावर i और एंगल कौन सा होगा, θ1। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB का नाम है Z2 माइनस Z1 फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 और इंटू e टू द पावर i θ1, क्योंकि एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना लिया गया है, θ1। तो ये तो Z2 माइनस Z1 की बात हो गई। अब जरा बात करते हैं सिमिलरली, अगर मैं AC की बात करूं तो AC को क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ये उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन है, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे और उसी को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। AC को हम लिख सकते हैं AC का मॉडुलस e टू द पावर i θ2, क्योंकि एंगल θ2 है AC का। तो AC को हम लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 और मॉडुलस ऑफ AC हो गया मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 e टू द पावर i θ2। इस 1 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और बल्कि एक काम करते हैं कि सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, वैसे तो दोनों में किसी को भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझते हैं पहले कि हम फाइनल में जाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे, हमने किया Z3 माइनस Z1 ये, और डिवाइडेड बाई क्या किया Z2 माइनस Z1, और यहाँ पर आ गया मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1, यहाँ पर आ गया मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1, और यहाँ पर आ गया e टू द पावर i θ1 और ये e टू द पावर i θ2। e टू द पावर i को एक साथ ले लेते हैं तो हाँ बिल्कुल सही है, गुड। θ2 पहले हमने लिया है तो ये θ2 हो गया और ये θ1 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये θ2 और ये θ1। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 e टू द पावर i θ2 माइनस θ1, और ऊपर हमने θ2 माइनस θ1 को एक एंगल लेट कर लिया था अल्फा। तो हमारा जो आंसर आ गया, जो हमारा फॉर्मूला आ गया, वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा e टू द पावर i अल्फा और Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो हो गया इसका डेरिवेशन। अब एक बार मैं डायग्राम यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, ये ऊपर तो बना हुआ है ही है, यहाँ फॉर्मूले के सामने बना देता हूँ ऐसे रफ डायग्राम, ताकि याद रहेगा तुम्हें कि कैसे आया होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास Z1 है, यहाँ पर हमारे पास Z2 है और यहाँ पर हमारे पास Z3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं और ये एंगल है अल्फा। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो रोटेशन हो वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉक के अपोजिट चल रहे हैं। क्लॉकवाइज होता तो इस टाइप से हो जाता, ये क्लॉकवाइज हो जाता, सबको पता है। तो अब हम यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे समझना जरा कि ये फॉर्मूला में कैसे याद रखना है। हम यहाँ से Z2 माइनस Z1 से हम क्या लाना चाहते हैं, Z3 माइनस Z1। हमने अपना रोटेशन ऐसे किया, तो हमें जिसके रिस्पेक्ट में रोटेशन करना है, जहाँ पहुँचना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, और जिसको लेके हम जा रहे हैं, हम किसको लेके जा रहे हैं, Z2 माइनस Z1 को, तो उसको डिनोमिनेटर में रखना है। जिसके पास हम जा रहे हैं उसको न्यूमरेटर में, हम जा रहे हैं Z3 माइनस Z1 के पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, AB से AC में जा रहे हैं, मतलब AC में पहुंचने की कोशिश हो रही है हमारी। ये A है, ये B है और ये C है, तो AB को रोटेट करके AC के पास ले जा रहे हैं। तो AC का कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन AB का कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दोनों के मॉडुलस। ऊपर AB का मॉडुलस है तो AC का मॉडुलस है, तो AC का मॉडुलस, नीचे AB का मॉडुलस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का मॉडुलस, और जितने एंगल से तुमने रोटेट किया है वो एंगल, तो वो एंगल कितना था, अल्फा, तो इसलिए e टू द पावर i अल्फा। अब कोई कहते कि क्या भाई एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन हो सकता है क्या हम ऐसे रोटेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि भाई हमें ऐसे रोटेट करना अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे जाना चाहते हैं इधर से इधर, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं पहले उसको लिखते हैं Z2 माइनस Z1, और फिर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 के बाद आ जाएगा Z3 माइनस Z1, इनका मॉडुलस Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1, और e टू द पावर, बस एंगल अगर तुम्हें याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस i अल्फा हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि ये जो ऊपर लिखा है मैंने और ये जो नीचे लिखा है ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों अलग है क्या? नहीं, इसी को रिवर्स कर दिया गया तो ये बन गया, इसको रिवर्स कर दोगे तो ये बन जाएगा, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि हम किसके पास जा रहे हैं, जहां फाइनल को रखना है ऊपर अपॉन में रखना है, जहां से हम चले थे उसको अपॉन में रखना है, इक्वल टू दोनों का मॉडुलस रखना है, और e की पावर में आई थीटा रखना है। थीटा जो है वो रोटेशन है एंगल का, और e टू द पावर आई थीटा हमको पता ही है क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर e टू द पावर माइनस आई थीटा होगा तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा ये जो ऊपर की कहानी थी वो हमें समझ में आए या ना आए वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले का डेरिवेशन हमसे नहीं पूछा जाएगा, कैसे आया वो मैंने बता दिया तुम्हें, लेकिन हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? अभी तो खैर क्वेश्चन नहीं किया, अभी तो केवल हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, एक और यहाँ पर लिख लेते हैं। एक बार तो उन्होंने ट्रायंगल का केस दिया था, एक और लिख लेते हैं सेकेंड केस करके। इम्पॉर्टेंट केस इस तरीके से दिया था उन्होंने कि एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे डाल दिया था, तो ये केस ऐसे करके लिख लेते हैं। इफ वन वर्टिसेस एट ओरिजिन, जो एक वर्टिसेस है वो ओरिजिन पे चली जाए, ओरिजिन का मतलब जीरो पे चली जाए, तो हमने मान लिया कि Z1 की वैल्यू जीरो हो गई। तो जैसे ही Z1 जीरो हो गया तो इस पूरे फॉर्मूले में जब हम ऊपर वाले में रखेंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, Z3 अपॉन Z2 मॉडुलस ऑफ Z3 मॉडुलस ऑफ Z2, और e टू द पावर अभी भी क्या चलेगा, i अल्फा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस हमें क्या किया उन्होंने कि Z1 को जो है वो ओरिजिन पे डाल दिया तो एक वैल्यू उसकी ज़ीरो हो गई, कुछ नया नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर हम जीरो से चलेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले ज़ीरो था, यहाँ पर क्या था Z2 था, और यहाँ पर क्या था Z3 था, और ये एंगल जो था वो अभी भी अल्फा ही था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घूमना चालू किया, तो जहाँ पर हमें जाना है पहले वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z3 माइनस जीरो का मतलब Z3, ऊपर Z3 आ गया, अपॉन में जहाँ से चले थे उसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 आ गया, इक्वल में दोनों का मॉडुलस आ गया,
और ई टू द पावर आई अल्फा आ गया। अल्फा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया गया है। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों कर सकते थे। ये हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था और ये हमारा क्लॉकवाइज है। हम दोनों रोटेशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम हमेशा एंगल को पॉजिटिव ही लेके चलें, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलें, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। हम दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। पॉजिटिव लेने का बस यही है कि जो एंगल है वो थोड़े इजी हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो ये हमारा एंटी क्लॉक था, और अगर इसी को क्लॉक में कर दोगे तो Z2 माइनस Z2 अपॉन Z3 मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन Z3 इंटू ई टू द पावर माइनस आई अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। तो अब आ जाते हैं जेई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मेरे पास, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर टू माइनस आई is rotated about origin through an angle pi by 2 in the clockwise direction. What is the new position of the point? What is the new position of the point if modulus of both complex number are same? अब यहाँ समझते हैं कि इन्होंने क्या दिया है, कैसे करेंगे। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना, क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। और जब इन्होंने दो ही नंबर के बारे में बात की है, यानी कि Z1 की बात की है और Z2 की बात की है, यानी कि जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा वो क्या रहा होगा, ओरिजिन रहा होगा, मतलब ये 0 रहा होगा और यहाँ पर रहा होगा 2 माइनस आई। इसका नाम रख लेते हैं कि Z1 जो है वो 2 माइनस आई है। और इसको क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री पे रोटेट किया गया है। तो ये हमारा 90 डिग्री का कुछ एंगल समझ में आना चाहिए, ये ले लेते हैं। और इसका रोटेशन कुछ ऐसे हुआ है और ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मिला है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हाँ, एक इन्होंने हमारे ऊपर रहम किया हुआ है कि इन्होंने बोला है कि दोनों का मॉडुलस जो है वो सेम है, यानी कि दोनों का मॉडुलस √5 हो जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आप जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या बनने वाला है। अब हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमें जाना है पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई जहाँ से चले थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दोनों का मॉडुलस, और ई टू द पावर प्लस का लेंगे आई अल्फा की माइनस का लेंगे आई अल्फा, माइनस। तो माइनस आई पाई बाई 2 बस। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो Z2 की वैल्यू क्या गिवन है हमें फाइंड आउट करनी है। Z1 जो है वो 2 माइनस आई है और ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2 का मतलब होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। ये सबको पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई माइनस आई।
तो अब हमारे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू वो माइनस आई इंटू टू माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2i और माइनस आई स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया तो आई 2i और माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, तो 2i + 1। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z2 जिसका मॉडुलस भी सेम आएगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, क्योंकि लोगों को ये टफ लगता है बच्चों को। ऐसा कुछ है नहीं वैसे इसमें, लेकिन कई लोग इससे घबराते हैं, पता नहीं क्यों। आप बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? नो सर। नो सर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ में। ये हो गया नोट सभी का। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो देने जा रहा हूँ। इफ Z1 एंड Z2 रिप्रेजेंट द पॉइंट्स Z1 and Z2 रिप्रेजेंट 2 पॉइंट कर लेते हैं इसको। Z1 and Z2 रिप्रेजेंट 2 पॉइंट P एंड Q, 2 पॉइंट है P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और कंडीशन गिवन है मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2। एंगल POQ की वैल्यू गिवन है π/3। देन Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब की वैल्यू बतानी है क्या होगी, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। O का मतलब क्या है, O जो है वो ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। जो POQ लिखा है मतलब वो एंगल जो POQ है, O का मतलब ओरिजिन से है। तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्या होगी। A ऑप्शन 1, B -1, C 2 और D -2। तो ज़रा आप इसको सॉल्व करें, देखें और बताएं क्या प्रॉब्लम है इसमें।
क्या हुआ, कैलकुलेशन लेंथी हो रहा है क्या? क्योंकि कैलकुलेशन है नहीं कुछ खास, कुछ बड़ा काम कर रहे हो इसलिए लेंथी हो रहा है कैलकुलेशन। चलो मैं बता देता हूँ इसको, इतना बड़ा कैलकुलेशन इसका है नहीं वैसे, थोड़ी सी गलती कर रहे होगे, किसी और डायरेक्शन में घूम गए हो इसलिए गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। ये ओरिजिन है हमारा, और ये पी पॉइंट है, और ये जो है वो एक क्यू पॉइंट है, और ये एंगल जो है हमारा कितना है, π/3 है, और पी पे जो है वो Z1 है, और क्यू पे जो है वो Z2 है। तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या कंडीशन बनने वाली है। हम OP को OQ के पास ले जा रहे हैं, तो जो फाइनल होता है उसको लिखते हैं ऊपर, अपॉन में जो नीचे जहाँ से लेके चले थे वो, इक्वल टू में दोनों का मॉडुलस लिख लेते हैं, और e टू द पावर I π/3। सर अगर वैसे लिखते तो उस साइड पी और उस साइड क्यू, तो सर वो एंगल क्लॉकवाइज हो जाता ना। अगर ऊपर P और नीचे Q लिख लेते तो भी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर हम ऐसे लेते तो वहाँ माइनस कर लेते बस, और कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना कि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होने वाला है। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पर ये। अब इसके बाद बताओ क्या किया, इसके बाद तुमने क्या किया, cos π/3 प्लस I sin π/3 की वैल्यू रख दी होगी, बस वहीं से गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब चाहिए, तो क्यों ना हम यहीं पे क्यूब कर देते हैं। तो Z2 अपॉन Z1 का जो होल क्यूब है वो हो जाएगा e टू द पावर I π/3 का भी क्यूब हो जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होने वाला है। तो cos पाई प्लस I साइन पाई बन जाएगा। देखो कितना छोटा हो गया कैलकुलेशन, 3 से 3 कट हुआ, cos I पाई इक्वल टू cos पाई प्लस I साइन पाई 0, cos पाई -1। तो Z2 क्यूब अपॉन Z1 क्यूब इक्वल टू -1, तो Z2 क्यूब इक्वल टू -Z1 क्यूब। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो गड़बड़ लिखा हुआ है मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसको सही कर दूंगा मैं। तो Z2 क्यूब प्लस Z1 क्यूब की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। हाँ, तो ये एक ऑप्शन जो है इसको सही करना पड़ेगा मुझे, ये 2 - 2 ना करके इसको नन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा Z2 क्यूब प्लस Z1 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। और यहाँ पर अगर हम क्यूब पहले ही कर देते हैं तो ज़्यादा इजी वे में आंसर आएगा। अगर हमने इसका क्यूब बाद में किया तो भी आंसर आएगा, लेकिन लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो हमें नहीं करना है। तो बात क्लियर हो रही है। तो ये कभी प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है, और इस पे एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो कई बार पूछा गया, उसको भी अभी करेंगे। कई बार का मतलब 10 से 15 बार रिपीट हुआ है जेई के पेपर में, और जब तुम करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वो क्वेश्चन। अभी एक कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और है ये इसी टाइप का, जिसमें Z1 Z2 दो ही होंगे, और हमने जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जेई के प्रीवियस ईयर में। लेट Z1 Z2 बी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, let Z1 and Z2 be nth roots of unity। अब ये याद होना चाहिए, nth roots of unity के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट उसका हो सकता है इसमें लग जाए। Which subtend a right angle at origin, then n must be form of 4k। और ये था, पूछा था कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ये IIT जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इस
उसमें पूछा गया था कि ये जो है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये बताना था हमको। Z1 और Z2 जो है वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, जो कि सबस्टेंड कर रहा है राइट एंगल एट ओरिजिन, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और उसके बाद वो कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 4k का मतलब k क्या है, k लिख लेते हैं, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख लेते हैं। मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सीधी सी बात ये है कि n जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, तभी इसकी वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। दोनों के बीच का एंगल 90 होगा और Z1 Z2 दोनों nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं बता देता हूँ, वैसे इजी है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर ये Z1 है और ये 90 डिग्री पर है, और ये Z2 है। एक कहानी इन्होंने जो बोली है वो यहाँ लिख देता हूँ। Z1 जो है वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि Z1 की पावर n की वैल्यू क्या होगी 1, और Z2 भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो Z2 की पावर भी होल पावर n जब होगी तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी Z1 और Z2 की होल पावर n दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन तो गिवन है। अब आ जाते हैं कोनी रोटेशन थ्योरम में। तो कोनी रोटेशन थ्योरम क्या है भाई? कोनी रोटेशन थ्योरम, अरे वही जो अभी रोटेशन थ्योरम हम कर रहे हैं वही है, नाम लिखे या ना लिखे। तो कोनी रोटेशन थ्योरम में हमने पढ़ा कि फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इक्वल टू इन्हीं दोनों का मॉडुलस इनटू ई टू द पावर i पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो हमने रख दिया पाई बाई 2। ये दोनों तो सेम है तो इसलिए कट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि दोनों के मॉडुलस भी सेम होंगे। भाई दोनों nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो दोनों का मॉडुलस भी सेम ही होने वाला है। लिख लेते हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2 दोनों इक्वल होंगे। तो Z2 बाई Z1 की वैल्यू आ जाएगी cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। cos 90 की वैल्यू तो 0 होने वाली है, तो Z2 बाई Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी i, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू क्या आ गई i। अब यहाँ पर तुम थोड़ा सोचो और फिर मुझे बताओ कि n की वैल्यू क्या, किसका मल्टीपल होना चाहिए जब Z2 की पावर और Z1 की पावर n दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर होल पावर n गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों की होल पावर n कर देते हैं। Z2 अपॉन Z1 की होल पावर n इक्वल टू i टू द पावर n। अब ये तो वैल्यू कट होके 1 आने वाली है, तो i की पावर n कब होती है? 4k। हाँ, तो जब n जो है वो, ये तो पहले ही दिन की क्लास में हमने पढ़ा था आयोटा के बारे में कि दोनों की वैल्यू 1 कब होती है। i की पावर n की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, तो n जब है, जब मल्टीपल ऑफ 4k होगा या 4 का मल्टीपल होगा तभी तो होगा i टू द पावर n की वैल्यू 1, देन n इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो कुछ इस टाइप का ट्रू फॉल्स का इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब एक वो क्वेश्चन करते हैं जो जेई वालों का फेवरेट है, 10 से 15 बार, कई बार रिपीट हुआ, हर बार अलग अलग टाइप से पूछा गया है, लेकिन वो क्वेश्चन का जो बेस है वो वही है। तो उसको पहले प्रूफ करते हैं, फिर उसको एक फार्मूले की तरीके हम ट्रीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में प्रूफ करते नहीं घूमेंगे, उसको एक फार्मूला मान लेंगे और उसके बाद फिर, अभी तो हम प्रूफ करेंगे उसको, बाद में उसको फार्मूले की तरीके ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई का फेवरेट क्वेश्चन है। लिख लेते हैं क्या था क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, खास ध्यान रखना है इसका। इफ Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ Z1 Z2 Z3, if Z1 Z2 Z3 represent the vertices of equilateral triangle, then
prove that z1 square plus z2 square plus z3 square equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1। एक तो इस तरीके से प्रूफ करने के लिए बोला गया था, और एक बार इन्होंने इसको ऐसे कर लिया था 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस z3 प्लस 1 अपॉन z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये दो तरीके से यहाँ पर हमें याद रखना है। मेन यही है, ये वाले को हमें याद रखना है, क्योंकि सेकंड वाले को भी जब हम एलसीएम लेके प्रूफ करेंगे ना, जब इसको z1 माइनस z2 z2 माइनस z3 और z3 माइनस z1 एलसीएम लेंगे तो फिर यही बनने वाला है, ऊपर वाली कंडीशन ही बनने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अब जरा इसको प्रूफ करो, तुम अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले एक बार कोशिश करो, मे बी इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं थोड़ा सा तुम्हारी मदद करता हूँ, देखता हूँ कौन पहुँचता है वहाँ तक जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। एक ट्रायंगल हमारे पास है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मॉडुलस के डिवाइड की बात होगी तो वो सब आपस में कट हो जाएंगे। ये एक ABC हो गया, इसका नाम हो गया Z1, ये Z2 और ये Z3, और ये एंगल सबके पता है हमको, π/3, ये भी π/3 और ये भी π/3। तो तुम किसी भी साइड को, BC को AB के ऊपर रोटेट करा सकते हो, BC को AC के ऊपर रोटेट करा सकते हो, कुछ इसी टाइप से करना है। उसके बाद Z1 Z2 Z3 में रिलेशन आने वाला है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो किसको किसके रिस्पेक्ट में रोटेट करें कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। एक बार ट्राई करो, जैसे BC को AB के ऊपर ले जाओ और AB की जब लेंथ निकालोगे तो Z1 माइनस Z2, और BC की जब निकालोगे तो Z3 माइनस Z2, और एंगल का रोटेशन देखोगे कि एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है, तो e की पावर i अल्फा या e की पावर माइनस i अल्फा से ले लेंगे। कोशिश करो, एक बार देखो, नहीं होता तो मैं बताता हूँ।
हो रहा है कुछ कि नहीं? चलो देखो मैं बताता हूँ फिर कैसे करेंगे। एक बार हम ये काम करते हैं कि पहले रोटेशन करके देखते हैं कि हमें किसको किधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एक तो ये वाला रोटेशन कर सकते हैं हम कि हम BC को साइड को ले जाएंगे, AB के ऊपर रख देंगे। तो AB का रोटेशन अपॉन BC का रोटेशन, तो AB का नाम है Z1 माइनस Z2, यही ना BA, तो ये हो गया Z1 माइनस Z2 अपॉन किसको रोटेट करके ले जा रहे थे, Z3 माइनस Z2 को, तो Z3 माइनस Z2 इक्वल टू दोनों का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 और e टू द पावर जो है वो I पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे? बिल्कुल कट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल आने वाली। तो Z1 माइनस Z2 हो या Z2 माइनस Z3 हो या Z3 माइनस Z1 हो, तीनों का मॉडुलस जो है वो सेम आने वाला है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रोटेशन तो हमने कर दिया, मैं इसको दो मेथड से तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि दूसरा फिर से एक बार बोल दोगे वो मतलब इक्वल कैसे हो गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, AB, BC और CA। तो AB की तो हम लिखते हैं, AB को अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब स्टार्ट किया था। तो AB का मतलब होता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो वो होती है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस को ही तो AB बोलते हो। और BC का मतलब हो गया Z2 माइनस Z3 या Z3 माइनस Z2, और इसी तरह CA हो गया Z3 माइनस Z1। अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था। तो अब मैं इसको पहले दो मेथड से बताऊंगा, एक फर्स्ट मेथड से देखते हैं। पहले ये फर्स्ट मेथड लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरा मेथड इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि एक बार उन्होंने उसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था, उसी तरीके का इसी क्वेश्चन को उस तरीके से दे दिया था और कह दिया था बताओ ये चेक करो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो उससे भी बताता हूँ मैं अभी, पहले इससे कर लेते हैं, ये इजी पड़ता है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब कोई और रोटेशन हो सकता है, कोई बताएगा मुझे और कोई रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे ये मैंने BC को किया, और कोई रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई हो सकता है? और कोई रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज हो? वैसे तो हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज ही कोई ले लेता हूँ, ताकि हम दोनों में e की पावर I AB को रोटेट कर दे AC की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलो भाई मिल गया तो करते हैं फिर। तो क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू दोनों का मॉडुलस और इनटू e टू द पावर I पाई बाई 3। तो ये भी कट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड होगी। क्या दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के RHS इक्वल है, तो इक्वेट कर देते हैं LHS को भी। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। अब जरा इनको इक्वेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी। जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ मिल गया हमको Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। अब जरा आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो रिजल्ट बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है। Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2। यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। और यहाँ पर क्या बनने वाला है, Z3 स्क्वायर Z3 Z2
Z1 Z3 और प्लस Z1 Z2 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। देखो ज़रा यहाँ पर क्या बनने वाला है, चेक करो और बताओ फिर मुझे क्या बनने वाला है। 2Z1 Z2 Z3 स्क्वायर माइनस Z3 Z2 माइनस Z1 Z3 और प्लस Z1 Z2। तो हमने क्या किया, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर को वन साइड कर लिया। तो ये दोनों निगेटिव थे, उधर जाके पॉजिटिव हो गया और इन वाले पॉजिटिव को इधर ले आते हैं नेगेटिव के पास। तो ये आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। देखो क्या यही आने वाला है क्या, कि मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे? देखो चेक करो कि क्या यही आने वाला है, हमारा प्रूफ हो चुका है क्या, कि कोई प्रॉब्लम है किसी को? टू Z1 Z2 में से एक Z1 Z2 माइनस Z1 से क्या हुआ, बोलो बोलो। तो इस साइड में माइनस Z1 Z2 आएगा। हाँ, तभी तो 2Z1 Z2 से एक Z1 Z2 माइनस हो जाएगा, तो Z1 Z2 प्लस का आएगा। फिर उधर Z2 Z3 माइनस का, इधर आके वो भी प्लस हो जाएगा और इधर आके वो भी प्लस हो जाएगा। तो तीनों प्लस वाले इधर और तीनों प्लस वाले उधर। देखो देखो चेक करो। क्लियर है कि प्रॉब्लम है कोई? बोलो जल्दी बोलो। और इसी को और करके ऐसे भी लिख लेना, 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। इसको ज़रा LCM लेके चेक करना, क्या यहाँ तक पहुँच पाते हो कि नहीं। ये तो पहुँच जाओगे, उम्मीद है मुझे पूरी कि ये तुम पहुँचा दोगे। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर बात क्लियर है कि डाउट है कहीं पर, किसी को और कुछ कहना है? दिशा तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो क्या है? जो हमने पहला वाला मेथड किया था उसी को उठा लेते हैं, पहले वाली इक्वेशन को। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू e टू द पावर i पाई बाई 3। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया था उसी को नोट कर लेते हैं फिर से। यही था ना, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 इक्वल टू e टू द पावर i पाई बाई 3। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को बना दिया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 कॉस पाई बाई 3 कॉस 61/2 और आई रूट 3/2। एक बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट। अभी मैं दूंगा ये क्वेश्चन, ये जेई एडवांस में इस तरीके से पूछा गया है, 2001 या 3 में ऐसे कुछ है, देख लेना। तो ये उन्होंने पूछा कि फिर ये जो Z1 Z2 Z3 जो है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है, तो इससे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा। किस तरीके से 3-4 ऑप्शन दिए थे। तो बस इतना ही, उन्होंने यहीं से क्वेश्चन इतना उठा के और रख दिया और बोला कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो खैर अभी तो हम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, लेकिन अभी हम इससे भी प्रूव करके दिखाते हैं इक्विलेटरल की कंडीशन। जो अभी हमने कंडीशन ऊपर प्रूव की ना, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इससे भी प्रूव करके देखते हैं।
तो कैसे प्रूव करेंगे जरा समझते हैं। देखो इसको ध्यान से, बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, लाडला क्वेश्चन है जेई वालों का, खास ध्यान रखना है इसका, खास ध्यान याद कर लेना है कि ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है तो ऐसा होता है। हमने यहाँ पे 2 और Z3 माइनस Z2 हमने एलसीएम ले लिया, तो कितना आ जाएगा 2Z1 माइनस 2Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 इक्वल टू I√3/2। आई को वन साइड करने का क्या पर्पज़ है, अभी पता चलेगा कि आई को हमने एक साइड में क्यों रखा है, क्योंकि हमें आई को गायब करना है। तो हम कोई ऐसा जादू करेंगे कि आई गायब हो जाएगा, और वो जादू तुम्हें भी पता है कि क्या होने वाला है। क्या करेंगे आई को गायब करने के लिए, बताओ बच्चों, बोलो कुछ। हमें आई को हटाना है, स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। तो बस स्क्वायरिंग कर दो और आंसर आ गया, समझो आंसर आ गया। ये तुम खुद करो और निकालो, क्या वही कंडीशन बनने वाली है क्या। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 3i स्क्वायर हो जाएगा, और Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको पता ही है, 4Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 4Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z3 माइनस 4Z1 Z3 या Z3 Z1 इक्वल टू माइनस का 3Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3। अब जरा यहाँ पर और मल्टीप्लाई वगैरह करके इधर उधर अरेंज करते हैं, तो 4Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 3Z3 स्क्वायर है, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस 3Z3 स्क्वायर हो जाएगा। कुछ काम डायरेक्ट समझो, ये माइनस का 3Z2 स्क्वायर, एक मिनट, ये Z3 है और ये क्या है Z2 है, तो 3Z3 स्क्वायर प्लस का इधर आ गया और 3Z2 स्क्वायर भी प्लस का इधर आ गया, और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 6Z2 Z3 तो RHS का ही था, ये जब इधर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा, और बाकी सबको उधर भेज देते हैं जो ये हैं, तो ये 4 है, तो प्लस का 4Z1 Z2 है, और माइनस का 2Z2 Z3 है, और प्लस का 4Z3 Z1 है। अब जरा देखो 4Z1 स्क्वायर, ओके, Z2 स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4Z2 स्क्वायर, और Z3 कितने हो जाएंगे 4Z3 स्क्वायर। 6Z2 Z3 में से 2Z2 Z3 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो 4Z1 Z2 प्लस 4Z2 Z3 प्लस 4Z3 Z1 आ गया ना। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 आ गया हमारा आंसर। तो ये अगर कंडीशन फॉलो हो गई, इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि किस तरीके से हमने दोनों मेथड से इसको इसीलिए प्रूव कर दिया है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो रोटेशन किया आप वही रोटेशन करो, आप दुनिया भर के जितने भी रोटेशन कर सकते हो वो सारे करके घर में देखो, एंटी क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो, कैसे भी लो, सब में आंसर सेम आने वाला है, कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला कि हम सोचें कि हम ऐसे याद कर लें बाकियों से नहीं होगा। नहीं, किसी से भी करो, सही करो, कैलकुलेशन सही करो, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो कि चहेता क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। वो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। यहाँ तक हो गया, सब मेरे साथ चल रहे हैं, हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। सर, हाँ जी बोलिए। सर इसमें मैंने ऊपर जो आपने इसमें ई की वैल्यू जब पुट की थी सर, आपने बाद में स्क्वायर किया है, इसको 1/2 इधर करके मैंने पहले ही से कर दिया। कहाँ? लेकिन आंसर आ रहा है
1 प्लस 4√3/4। कहाँ पर स्क्वायर कर दिया आपने? ऊपर मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बोल रहे हो? सर ये जो हमने सर्कल में की हुई है। तेज बोलो, थोड़ा आवाज धीमे आ रही तुम्हारी बेटा। समर्थ, सर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस I/2। अच्छा इसी का होल स्क्वायर कर दिया। यस सर। तो फिर यहाँ पे से तो आई गायब ही नहीं होगा, फिर तुम्हारा आई बचा रहा होगा। यस सर। तो फिर आई तो हमें गायब करना है ना बेटा। आई अगर गायब ही नहीं होगा तो Z1 Z2 Z3 में जो रिलेशन है हमारा वो मिलेगा ही नहीं। हम अगर यहीं पर स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमें तो आई गायब करना है। हमारा जो रिलेशन हमको लेके आना है उसमें आई नहीं चाहिए, उसमें Z1 चाहिए, Z2 चाहिए, Z3 चाहिए। आई को हमें किसी भी तरीके गायब करना है। तो आई जब वन साइड होगा और सारे नंबर उधर होंगे तब स्क्वायर करेंगे तो आई का काम तमाम होगा। अगर हमने यहीं पे स्क्वायर कर दिया तो 2AB में फिर आई आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर फंस जाएंगे ना। ओके, फर्स्ट वाला गेंद है ये, सबसे पहले यही कर रहा था, ये फंस गया था। हाँ बिल्कुल फंसेगा, उसमें हमें आई को गायब करना है बेटा। ओके सर, क्लियर हो ओके, गया। लिखते हैं फिर एक क्वेश्चन और। Z1 एंड Z2 आर द, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। Z1 एंड Z2 आर द, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैंने लिख दिया ना इसमें कि नहीं लिखा है? ये जेई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। IIT जेई में कई बार आया हुआ है, कई बार का मतलब समझो कई बार आया है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट भी हमको लर्न कर लेना है। ये जो रिजल्ट है ये हमको याद कर लेना है पूरा। ये रिजल्ट, ये वाला और ये वाला तो खैर काम नहीं आने वाला, जो दूसरा वाला है, लेकिन ये जो पहला वाला रिजल्ट है ये हमारे काम का है। सर मतलब उसमें तो MCQ में पूछा होगा ना कि मतलब कौन सा सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके के 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। मैंने इसीलिए इसको एक थ्योरम की तरीके हमें याद कर लेना है कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है या कभी भी हम सुनते हैं कि भाई Z1 Z2 Z3 जो है वो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे दिमाग में तुरंत ही आएगा। ठीक है। IIT एक्चुअली में पहले जो है सब्जेक्टिव के साथ, पहले ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे। जब तुम शायद पैदा नहीं हुए होगे तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस समय क्या होता था कि हमें जो है वो प्रूव करने, जैसे हमारा बोर्ड का पेपर होता है ना सब्जेक्टिव, तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है बेटा। तो उस समय क्या होता था, सब्जेक्टिव भी आते थे ऑब्जेक्टिव भी आते थे। बाद में ये सब्जेक्टिव हटा दिए गए, सब ऑब्जेक्टिव ही आने लगा। पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये उन दिनों की बात है जब तुम नहीं थे दुनिया में। ठीक है ना। तो Z1 एंड Z2 आर द रूट्स ऑफ, Z1 and Z2 are the roots of 3Z square plus 3Z plus B equal to 0 if origin 0, एक Z1 and Z2 form a equilateral triangle, then B इक्वल टू बताना है क्या होगा। जेई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है ये, जेई मेंस में। लगाओ दिमाग, लगाओ जुगाड़ लगाओ, 2-3 लाइन में आंसर लेके आओ। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है नन। कह रहा है 0 Z1 Z2 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनाते हैं और Z1 Z2 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है, 10th क्लास में सीख चुके हैं। तो बस 2 से 3 लाइन में जल्दी से आंसर निकाल के आप बताएं क्या होने वाला है। ये भी मैं चलो लिख देता हूँ कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा, माइनस B अपॉन है, तो -3/3 -1 हो जाएगा। और Z1 इंटू Z2 C अपॉन है,
तो ये b/3 हो जाएगा। और 0 Z1 और Z2 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, और जब भी कभी Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर इन्होंने 0 Z1 और Z2 बोला हुआ है। तो अगर हम चाहें तो अपने में Z3 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उसमें क्या होता था, Z1 होता था, Z2 होता था और Z3, तो हम Z3 को क्या मान लेते हैं, 0। तो जो हमारा फार्मूला था Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसमें जहाँ जहाँ पे Z3 दिख रहा वहाँ क्या रखना पड़ेगा हमको, 0। सर 0, हाँ बोलो बेटा। आंसर 1 है। बिल्कुल सही है, गुड, एकदम सही, एकदम आंसर है। तो Z1 स्क्वायर आ गया प्लस Z2, एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन बन गया, क्योंकि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर को हम Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 बोल सकते हैं, और ये Z1 Z2 हो गया। तो Z1 प्लस Z2 है -1, तो -1 का स्क्वायर, और ये 2 और 1 मिला के 3 Z1 Z2। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहीं लिख देता हूँ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 Z1 Z2। तो 3 टाइम्स और Z1 Z2 b/3 है, 3 से 3 कट हो गया, तो b इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 1। तो बहुत इजी सा काम हो जाएगा अगर हम अपने इसको ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले को। ये समझ लीजिए आप, ये बहुत बड़े से क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को बहुत छोटा करने वाला है, और बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इसको हमें अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। एक और जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा जाए, चलो लिख लेते हैं, अभी तो है 3 मिनट। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक क्लियर है ना बात? एक बार यही क्वेश्चन जो है ना, बस यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, AZ स्क्वायर प्लस ऐसे करके A और B बना दिया था, और A और B बनाने के बाद ये एक रिलेशन A स्क्वायर इक्वल टू 3B करके ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने कह दिया कि भाई A स्क्वायर इक्वल टू 3B है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन था सेम। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने जो Z1 Z2 कर दिया वहाँ पर A और B कर दिया था, तो उससे भी हम उसको भी इसी तरीके से करेंगे, Z1 प्लस Z2 और Z1 इंटू Z2, और फिर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का ही है। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 बी द वर्टिसेस ऑफ vertices of an equilateral triangle let Z not be the circumcenter of a triangle। अच्छा, सर्कम के बारे में सुना है कि नहीं, क्योंकि ये भी वैसे तो सुना होगा, 10th क्लास में सर्कम सेंटर के क्वेश्चन होंगे। लेट Z नॉट बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल देन प्रूव दैट, ये उस समय का क्वेश्चन है जब प्रूफ में क्वेश्चन पूछे जाते थे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z नॉट स्क्वायर। बताओ कौन बताएगा सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर के बारे में 10th में सुना तो होगा मे बी, किसी को आइडिया है सर्कम सेंटर, इन सेंटर?
सुना है कभी सरकम सेंटर के बारे में? यस। क्या होता है सरकम सेंटर, बताओ। नो आइडिया। सर ट्रायंगल के तीनों साइड को से पास होता हुआ सर्कल का सेंटर जो ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल के बाहर मतलब एक तीनों वर्टिसेस से पास होता हुआ एक सर्कल बना दे तो उसको सरकम सर्कल हाँ बोलते यस हैं। सर। उसको सरकम सर्कल बोलते हैं और उसके सेंटर को सरकम सेंटर बोल देते हैं। और अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ अंदर सर्कल बना दे तो उसको इन सर्कल बोल देते हैं और उसके सेंटर को इन सेंटर। इन सेंटर बोल देते हैं। अच्छा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका सरकम सेंटर और इन सेंटर में कोई रिलेशन होगा क्या, या सेंट्रॉइड में कोई रिलेशन होगा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ये सब कहाँ पर लाई करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। सर सेम पॉइंट होगा। हाँ बिल्कुल, कोइंसाइड करेंगे ये सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ये एक खास केस हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होंगी, तो चाहे उसका सरकम सेंटर हो चाहे उसका सेंट्रॉइड हो। इन्होंने बोला है ना जेड नॉट बी द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, और चाहे उसका सेंट्रॉइड हो चाहे उसका सरकम सेंटर हो या इन सेंटर हो, सब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। सारे पॉइंट जो है, सारे जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। चलो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा बताने में इसको। ये एक बार ट्राई करना, तो अपना दिमाग लगाना कि सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड का कुछ रिलेशन बनाना। सेंट्रॉइड, जो हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा है ना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन हो तो सेंट्रॉइड का क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो इसी तरह सेंट्रॉइड कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आएगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रॉइड इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। बिल्कुल सिमेट्रिक चलेगा, जो हमने 10th में पढ़ा था उसी फॉर्मूले से। मतलब अगर उसने कहा है कि z, अगर उसका सेंट्रॉइड कोई हमको गिवन है तो सेंट्रॉइड इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। जैसे वहाँ पर होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। यहाँ पर x1 y1 मर्ज है, एक साथ हैं, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो हमें एक काम करना है कि सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड जो है वो एक साथ हैं। तो अगर सबका सेंटर एक ही है, चलो मैं 2 मिनट में इसको बता ही देता हूँ। देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जैसा कि बताया इन्होंने कि ये हमारे पास जो है वो सरकम सेंटर है। अगर इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये इन सेंटर हो जाएगा। तो इनका सबका, और चाहे वो सेंट्रॉइड की बात करो, सेंट्रॉइड की बात करो, तो ये सारे जो पॉइंट होंगे ये सारे सेम पॉइंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर z1 है, यहाँ z2 है, यहाँ z3 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकम सेंटर है, जो सरकम सेंटर z0 है, वही सेंट्रॉइड भी होगा। और सेंट्रॉइड अगर वही हुआ तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया 3z0 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। और एक रिलेशन हमारे पास खुद से है, जो हम बिल्कुल उसको समझते हैं कि बहुत बार पूछा गया है, बार बार मैंने भी बताया। वो रिलेशन है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। तो ये जो इक्वेशन है इसमें स्क्वायर नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर भी कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 9z0 स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस 2z2 z3 प्लस 2z3 z1। ये एक रिलेशन तो हमारे पास ये बनेगा। और एक रिलेशन मैंने लर्न करने के लिए बोला हुआ है, वो कौन सा है कि जब कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस z1 z2 z3 होते हैं, देन अगर ये z1 z2 z3 जो है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाता है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। अब जरा यहाँ से देख के बताओ,
कि हमें जो रिलेशन चाहिए वो तो Z1 Z2 Z3 के स्क्वायर और Z0 में चाहिए। तो यानी किसका फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 नहीं चाहिए, तो उसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं क्या। तो जो ये इक्वेशन है इसी का फिर एक बार यूज करते हैं। देखो 9Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये रख लिया, और प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 कर लिया, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 क्या बन जाएगा 2Z1 स्क्वायर 2Z2 स्क्वायर और 2Z3 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब समझ में सबको आ गया होगा कि 9Z0 स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और 3 से इसको कट कर देते हैं 3 टाइम्स, तो 3Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया एक और, कि अगर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर है या सेंट्रॉइड होता है सर्कम सेंटर आए, कुछ भी कह दो, सेंट्रॉइड इन सेंटर कुछ भी कह दो, तो ये रिलेशन हमारा फॉलो करेगा। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कभी जेई में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मेरे को वो एक बार बोल दोगे कि ये Z0 इक्वल्स टू मतलब वो रिलेशन कैसा है सेंट्रॉइड। कौन सी इक्वेशन। सर वो सेंट्रॉइड की रिलेशन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये कैसे बना ये पूछ रहे हो। यस क्या। देखो अगर तुम ट्रायंगल के मानोगे तो अगर जैसे ट्रायंगल में Z1 Z2 Z3 है, तो इस Z1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x1, y1 आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे दूसरे वाले के x2, y2 आएंगे, इसका x1 y1 आएगा, इसका x2 y2 आएगा, और इसका क्या आएगा x3 y3। तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो इसमें क्या होता है रियल नंबर प्लस i टाइम इमेजिनरी नंबर। जब हम तीनों को अलग अलग लेट करके कंपेयर करोगे ना और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को h के लेट करोगे, तो सेंट्रॉइड के वही कोऑर्डिनेट आने वाले हैं जो इसमें होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। अभी हम ज़्यादा ज्योमेट्री में जा नहीं रहे हैं, नहीं तो अभी हम इसको डिराइव भी करते कि ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 क्यों आया। क्योंकि हमने 10th में शायद तुम्हें बताया गया होगा कि ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट गिवन है तो इनके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट Z1 प्लस Z2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कैसे आता है पता है, प्रूफ किया था ये कि नहीं, याद नहीं है। यस सर। इसमें ऐसा काम करते थे कि सेक्शन फार्मूला लगा देते थे 2:1 में। इसकी जो साइड्स हैं वो डिवाइड करती हैं, सेंट्रॉइड की जो साइड्स होती हैं AG और GD अगर मान ले, उस पॉइंट को D मान ले, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, और उसी में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो सेंट्रॉइड का फार्मूला बन जाता है। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास Z1 Z2 Z3 ट्रायंगल की वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट है तो उनका सेंट्रॉइड जो है वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 होगा बस। ओके सर। ओके बच्चों, और किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो अगले टर्न पे पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है कोई प्रॉब्लम क्या अभी मजा में। नो सर। चलिए ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।